नमस्कार, अपना हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन सदन की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चली। सदन में कई मुद्दे भले ही गूंजे, लेकिन 5वें दिन सौहार्दपूर्ण तरीके से चर्चा चली। विधानसभा की कार्यवाही के बाद सीएम जयराम ठाकुर और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री मीडिया से मुखातिब हुए। सबसे पहले सुनिए कॉन्ट्रैक्ट वाले मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा। सरकार को अगर ये पता ही नहीं है कि हमारे पास कितने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं और सरकार ने वायदा किया हुआ कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को 3 से 2 साल करेंगे, तो वो उनको जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा है। तो उनको कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के साथ जो वायदा किया था वो निभाना चाहिए। और पुलिस वालों ये कहीं कंफ्यूजन है, आप उसको क्लियर कर लें। पुलिस कर्मचारी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग में रेगुलर पोस्टिंग होती है उनकी, तो इसलिए इसको क्लैरिटी रखिए। इतना ही नहीं, अग्निहोत्री ने पूछा कि सरकार करुणा मुल्क आश्रितों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई नीति बनाने पर विचार क्यों नहीं कर रही। आखिर सरकार अपने वादों को पूरा क्यों नहीं कर रही। तो वहीं पर सीएम ने भी इस पर जवाब दिया। दोनों जो इश्यूज हैं ये मानवता से जुड़े हुए मामले हैं कि जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में सर्विसेज दी और उनकी मृत्यु हो गई और नियमों के तहत उनके बच्चों को नौकरी देने का प्रावधान किया गया हुआ और लेकिन उनको नौकरी दी नहीं जा रही है। तो इसलिए ये प्रश्नकाल के दौरान हमने ये सवाल उठाया था कि जो लोग करुणामूलक आधार पे जो नियुक्तियां हैं वो आज भी बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। आय सीमा में हमने छूट 2 बार दी, अब 2.5 लाख का प्रोविजन उसमें किया है और उसमें बढ़ाने की बात आ रही है। 5% कोटा जो है वो निर्धारित इस कारण से करना पड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़ी सी इस पर सख्ती की थी कि ये जो नियम आप लोग इस प्रकार करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये सारा किया है। उधर शिमला में आदमखोर तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में गुरुवार देर रात कनलोग के पास एक बच्ची को तेंदुआ उठाकर ले गया, जिस पर सीएम और मुकेश अग्निहोत्री ने दुख भी जताया। दुख का विषय है जो आज सुबह ही मुझे सूचना मिली और ऐसी एक छोटी बच्ची के ऊपर तेंदुआ का हमला और उसकी दुखद मृत्यु भी हुई। ये तेंदुआ कहाँ से आ गया मैनीटर, और सरकार को तत्काल जो है, हालांकि पिंजरे तो लगाए रखते हैं जगह जगह, लेकिन उसके बावजूद अगर ये आया है तो सरकार को इसका संज्ञान लेके प्रयास करना चाहिए कि आने वाले समय में किसी और को वो निशाना न बनाए। इससे पहले सरकार को उसको अपने पकड़ में, अपनी जद में ले लेना चाहिए। तो हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही 5वें दिन शांतिपूर्ण ढंग से चली, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर तंज भी कसे। अब इंतजार है सोमवार का, क्योंकि कार्यवाही सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित हो चुकी है और सदन में सोमवार को कौन कौन से मसलों पर चर्चा होगी ये देखने वाली बात है। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन की कार्यवाही के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। इस बाबत उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। देख रहे थे पिछले लंबे समय से कोविड के कारण ये बुनकर हैं, चाहे वो हमारे कारीगर हैं, जितने भी, उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो बना करके तैयार करके रखे, लेकिन मार्केट जो है वो बंद होने के कारण मार्केटिंग उसकी नहीं हो पा रही थी, तो स्टॉक बहुत ज़्यादा उनके पास हो गया। और ऐसे में अभी मालूम नहीं कोविड की सिचुएशन आने वाले समय में भी क्या होगी, तो फ्लिपकार्ट का ऐसे में एंटर होना एमओयू के साथ हमारे खास तौर से जो ये छोटे प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग के लिए, तो उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। आज हमने विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि हमारे लिए खुशी का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद आफ्टर 41 ईयर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश, ये पूरे देश को जो हॉकी में सम्मान मिला है और हॉकी में हम कांस्य पदक जीते हैं और उसमें हिमाचल का कंट्रीब्यूशन भी रहा, क्योंकि एक खिलाड़ी हमारे हिमाचल प्रदेश से थे। और ऐसी स्थिति में हमने ये तय किया कि इस राशि को रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने तय किया कि कांस्य पदक वाले को 1 करोड़ रुपए देंगे।
अवैध खनन हो या फिर अतिक्रमण, ये हिमाचल सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। अगर हम बात करें ऊना जिले की, तो सबसे ज्यादा खबरें अवैध खनन की ऊना जिले से ही सामने आती है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ऊना जिले में अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है। अवैध खनन माफिया किस कदर जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यही कारण है कि प्रदेश सरकार खनन को लेकर सतर्क दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में जिला प्रशासन भी जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करवाने में जुट चुकी है। अवैध खनन माफियाओं पर कमर कसने के लिए एसपी ऊना की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी ऊना ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जो भी विभाग खनन को लेकर दुरुस्त नहीं है, उस विभाग के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस आदेश के बाद उपायुक्त राघव शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हर 15 दिन में हम जो है वो सभी अधिकारियों के साथ यहाँ बैठक करके और रणनीति बना रहे हैं कि किस प्रकार इस पर लगाम लगाई जा सके। पिछले कुछ दिनों में हमने जो मल्टी एक्सल ट्रेलर्स होते हैं उस पर माइनिंग मटेरियल ढोने पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जिला ऊना में। साथ ही एक्सटेंडेड बॉडी के बहुत सारे टिपर जो हैं जिला ऊना में देखे जा रहे थे, जो ओवरलोड भी हो रहे थे, सड़कों को नुकसान कर रहे थे, उनके ऊपर पूर्णतः जो है प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं खनन की गाड़ियों की ओवरलोडिंग को लेकर आरटीओ ऊना रमेश कटोच ने कहा कि विभाग सतर्क है और रोज हमारी टीमें अलग अलग रास्तों पर गश्त कर रही है। चेकिंग करते रहते हैं, जो भी गाड़ी ओवरलोड मिलती है उसका चालान करते हैं। अगर वो चालान नहीं भर पाता है तो उसको इम्पाउंड भी कर देते हैं। अभी तो सरकार ने जो नए रेट्स रिवाइज कर दिए नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत, उसमें जो फर्स्ट अगर 1 टन है तो उसका 20,000 रुपये रखा, उसके आगे पर टन जो 2,000 रुपये पेनल्टी रखी हुई है। उधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राणा रंजीत सिंह ने कहा कि सरकार न तो प्रेशर मालिकों की बात मान रही है, ऐसे में पंचायतों में लाखों करोड़ों के विकास कार्य रुक चुके हैं और सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए। जो क्रैशरों की हड़ताल की वजह से विकास कार्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो सरकार के काम है, चाहे वो ग्राम पंचायतों के काम है, चाहे इंडिविजुअल लोगों के काम है। सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा विकास कार्य प्रभावित हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास कार्य पिछड़ रहा है। सो मैं आज सरकार को भी और क्रैशर मालिकों को भी ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस मसले को मिलजुल कर बैठकर इसका समाधान करें। हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा हमेशा चुनावों में भी उठा है। विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर सियासत हुई है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अवैध खनन माफिया आज भी गिरफ्त से बाहर है और ये खनन जारी है। बहरहाल देखना होगा कि अधिकारियों की इस बैठक के बाद क्या माफियाओं पर लगाम लगेगी और लगेगी तो आखिर कब तक। जनता टीवी के लिए ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट। तो बात करेंगे हिमाचल में कोरोना के कारण बढ़ रही मुश्किलों के बारे में। हिमाचल में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है जो कि अब आपको बता दें कि 1400 को पार कर चुका है। जानकारी ये मिल पा रही है कि नए मामले सामने आने से अब एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1492 पहुंच चुका है। कोरोना के कारण अब तक प्रदेश में 3516 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हिमाचल वासियों को दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण से जान माल दोनों का भारी नुकसान हुआ। पहली लहर से इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था जितना दूसरी लहर से नुकसान हुआ। हालांकि दूसरी लहर थमने के बाद लोगों ने लापरवाही बरतना भी शुरू किया और अब संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी है। इसमें बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा ताकि कोरोना संक्रमित लोग हिमाचल में प्रवेश न कर सके और इसी को लेकर सोलन वासियों ने भी खुशी जाहिर की। देखिए, एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा ताकि ये जो तीसरी लहर की जो
आशंका जताई जा रही है, उससे पहले ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार द्वारा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जिस तरह से बसों में भी लोग आ रहे हैं तो उसमें भी कुछ होना चाहिए। RT-PCR रिपोर्ट अगर मैंडेटरी कर देंगे तो एक तरह से आप पूरी तरह से लगाम रखेंगे इस कोरोना की जो तीसरी लहर पे है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बसेस में भी अनिवार्य होना चाहिए। बसेस में भी आपको प्रॉपरली यू शुड चेक ऑल द पैसेंजर्स हु आर कमिंग, वेरी बसेस प्लस द बस ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स। जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो वहाँ जाके कैंटीन में बैठते हैं, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम हो जाती है। उनका भी RT-PCR या आप फिर बसेस को बंद करिए। तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने अपना कार्यभार वीरवार से संभाल लिया। नए मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जानकारी दी कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना उनका एकमात्र लक्ष्य है। मुख्य सचिव बनने पर उन्होंने CM जयराम ठाकुर का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि जिस मकसद से मुख्यमंत्री ने उन्हें मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया है उसे वो पूरी तत्परता से निभाएंगे। जी का और सरकार का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ अपने हृदय से कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस उत्तरदायित्व को मुझे दिया। और मैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने ये जो जिम्मेवारी मुझे दी है उसको, उनके सपनों को साकार करने में पूरी जान लगाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को काम अच्छा करना चाहिए और सरकार के काम को लोगों के द्वारा संवेदनशीलता के साथ ग्रहण भी करना चाहिए। तो इन दोनों तरफ से सरकार की तरफ के प्रयास जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं वो जनमानस तक कैसे पहुंचे, संवेदनशीलता उसके बारे में हमारी नौकरशाही में किस तरह की हो, इस ओर में बहुत खास ख्याल रखना चाहता हूं। तो राजधानी शिमला में करुणामूल संघ ने विधानसभा का घेराव किया और सरकार को जल्द नौकरी देने की मांग की। संघ के अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि प्रदेश में करुणामूल के आधार पर 4500 आश्रितों को नौकरियां नहीं मिली है और विभागों, बोर्डों, निगमों में पद खाली पड़े हैं। संघ की मांग है कि आश्रितों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत सभी को एक साथ नियुक्तियां दी जाए। अब बात बिलासपुर अस्पताल में व्यवस्थाओं की करेंगे। पिछले 4 सालों में खराब पड़ी सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की मशीन, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के साथ ही डॉक्टर्स की कमी और बाकी कई मुद्दों पर लोग परेशान हैं। इसी को लेकर बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने जिला अस्पताल के एंट्री गेट पर धरना दिया और इस सांकेतिक धरने में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक का समर्थन भी किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर जी इसमें क्षेत्र अस्पताल बिलासपुर में मौजूद हैं और आज मूलभूत सुविधाओं को लेकर इन्होंने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर धरना प्रदर्शन दिया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या समस्या है और किन मुद्दों को लेकर इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। सर, सबसे पहले आपका जनता टीवी में सर स्वागत है। सर, क्या मुद्दे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का अस्पताल है और इस अस्पताल के अंदर मूलभूत सुविधाएं जो हमारे समय में चल रही थी वो बंद हो गई है। अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब करके रखी है जानबूझ करके, 4 सालों से उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। CT स्कैन की मशीन खराब है, बाहर कमीशन खोरी हो रही है, बाहर लोगों को भेजा जा रहा है, गरीब लोगों को 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का जो है CT स्कैन हो रहा है और एक्सरे तक यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। आज पेपर में बहुत बड़ा हमीरपुर के बीचों बीच बस एक ही खेल मैदान है, लेकिन यहाँ पर हालात इतने खराब है कि खेलना तो दूर, यहाँ पर चलना भी लोगों के लिए मुश्किल है। खेल मैदान के साथ लगते खेल स्टेडियम के अंदर भी कूड़ा करकट और गंदगी का आलम है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि खेल मैदान में कीचड़ पसरा हुआ है और जगह जगह घास उगी हुई है। बता दें कि सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल के साथ लगते खेल मैदान की हालत पर खिलाड़ी वर्ग ने अब सांसद एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मैदान की हालत को दुरुस्त करने की भी मांग की। देखिए, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है हमारा ग्राउंड जो है, और हम लोग खुद यहीं से पिछले 20-25 साल से हॉकी के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी आज की बात करें तो इस टाइम जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको ग्राउंड में भेजने से कतराते हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे पत्थर है, बजरी गिरी हुई है, किसी चोट लग जाए, तो इसलिए मतलब हॉकी का स्तर हमारा दिन पर दिन गिर रहा है। और सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ ग्राउंड का। अगर हमें ये खेल का मैदान अच्छा दुरुस्त मिल जाए तो हम लोग भी किसी से कम नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के व्यस्त बस अड्डों में शुमार सुंदरनगर के बस अड्डे की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि पहुंचने वाले यात्री और बस चालक बहुत ही परेशान हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बस स्टैंड बदहाली के आंसू रो रहा है। लोगों का कहना है कि इस बस स्टैंड पर 7 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठेकेदार ने खाना पूर्ति कर सरकारी खजाने को लाखों रुपए की चपत लगाते हुए घटिया किस्म की सामग्री से मरम्मत का काम किया, जिसके बाद से ही हालात अब ऐसे बन चुके हैं। तो किन्नौर जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ हिमाचल अभियान की शुरुआत होने वाली है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ये किन्नौर जिले की तस्वीरें हैं और यहाँ पर 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक स्वच्छ हिमाचल अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि उपायुक्त कार्यालय रिकांगपिओ में जिले के विभागाध्यक्षों के साथ साथ 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाए जा रहे स्वच्छ हिमाचल अभियान को लेकर बैठक की गई और अब इस अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संस्थाओं, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और सरकार के साथ साथ अर्ध सरकारी कर्मचारियों का सहयोग लिया जाएगा। बैठक स्वच्छ हिमाचल अभियान पर हुई, जो पूरे स्टेट में एक अभियान स्वच्छ हिमाचल का चलेगा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी डिफरेंट डायरेक्शंस आ गई हैं, ऊपर से ही आ गई हैं जो बनी हुई डायरेक्शंस हैं कि उनको डेली एक्टिविटीज़ का कैलेंडर एक हमें 7 तारीख से पहले बताना है। वो एक्टिविटीज़ का प्लान बनेगा कि किस गांव में या कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा डेली। पहाड़ों की हुस्न की जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है, लेकिन आजकल इस खूबसूरती पर दाग लग रहा है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोग क्योंकि सड़क पर ही कचरा फेंक देते हैं, जो कि स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन जाता है। उम्मीद है कि किन्नौर में स्वच्छ हिमाचल मिशन से और भी ज्यादा निखार आएगा और किन्नौर की वादियां और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। जनता टीवी के लिए किन्नौर से सुरेंद्र की रिपोर्ट।